हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आपको पता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है ना। एंडोस्पर्म जो बना है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। आपको पता है पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है ट्रिपल फ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा, है ना। उसके बाद फिर बाद में वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट करता है और वो एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन की तरह काम करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। तो एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट होती है इसमें हमारे पास 3 तरह के एंडोस्पर्म बेसिकली है, ठीक है। पहला जो एंडोस्पर्म है उसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जो सबसे ऊपर में देखिए स्क्रीन के ठीक ऊपर में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको जो सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, या इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। यहाँ पे आपके बीच में 3 डायग्राम बनाए गए हैं। ऊपर में जो डायग्राम बनाया गया है उसको एरो दे करके जो बनाया गया है डायग्राम, उसको देखिए। एक सेल है सेंटर में, वो डिवाइड कर रहा है और उसके अंदर में कई सारे न्यूक्लियस बन गए हैं। तो वो न्यूक्लियस जो है वो फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्लियर है ना। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या ये जो होता है वो पॉलीपेटली मतलब पेटल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक। दूसरा जो है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, फिर साइटोकाइनेसिस हो रहा है, फिर सेल भी बन जा रहा है। तो आप सेकंड पिक्चर में देखिएगा कि कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। सेकंड पिक्चर में आपको देख पा रहे होंगे कि कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। सो वेरी सिंपल है। इसका एग्जाम्पल जो है गैमोपेटली वाला ग्रुप है। गैमोपेटली मतलब जिसका पेटल फ्यूज होता है। तो सेकंड वाला भी हो गया। थर्ड है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल सेल डिवीजन होता है इसमें। फर्स्ट में देखिए एक बड़ा यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बीच में, क्योंकि क्या है कि मार्कर वगैरह है नहीं तो मैं इसको हाईलाइट नहीं कर सकता हूँ। आगे देखूंगा एडवांस कुछ टेक्नोलॉजी हम व्यवस्थित करेंगे तो इस पर करेंगे इस पर। तो ठीक है। तो इसमें देखिए कि हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या है कि अनइक्वल डिवीजन होता है, 2 सेल डिवाइड हुए। फिर देखिए नीचे नीचे लिखा गया है हेलोबियल टाइप। यहाँ ये जो डायग्राम है सबसे लास्ट सीरीज का थर्ड डायग्राम देखिए, वहाँ हेलोबियल टाइप लिखा गया है, यानी अनइक्वल डिवीजन सेल में होता है और उस तरीके से एम्ब्रियो का एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलोबियल टाइप, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्डर हेलोबियल्स। देखिए ऊपर में लिखा गया है हेलोबियल वाला, ये जो एंडोस्पर्म है थर्ड पॉइंट, इसका नीचे में देखिए यहाँ पे मोनोकॉट के ब्रैकेट में मोनोकॉट लिखा गया है और ऑर्डर हेलोबियल्स लिखा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब जो है वो ये तो हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि एंडोस्पर्म के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एंडोस्पर्म का जो है वो ऑर्किड्स वगैरह जो होते हैं ना, उसमें कुछ एंजियोस्पर्म के कुछ पौधे हैं, उसमें जो है वो ऑर्किड्स वगैरह हो गए। फिर इन सब में जो एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, मोनोकॉट में एंडो एब्सेंट प्रेजेंट होता है और डाइकॉट में एंडोस्पर्म जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और नीचे 5 नंबर पॉइंट पे ऊपर से देखेंगे, 5 नंबर पॉइंट पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि जो हम लोग कोकोनट मिल्क पीते हैं तो कोकोनट में जो मिल्क वाटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो हम लोग नारियल का वाइट वाला पार्ट खाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। एक चीज़ और नीचे लिखा है 6 नंबर पॉइंट में, आप देखिए ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ची एंडोस्पर्म इज फाउंड इन द राइस, व्हीट एंड मेज। जो राइस, व्हीट और मेज ये तीनों मोनोकॉट है, इसमें कैसा एंडोस्पर्म होता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म, ठीक है। आप एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जो कास्टर होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो होता है वो एंडोस्पर्म पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट प्लांट। तो डाइकॉट प्लांट में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वो जाइगोट से होता है। जाइगोट इज़ द रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन
एक बार फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बनेगा, और दूसरा बार जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, तो जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। अगर आपने हमारा क्लास अटेंड किया है तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था क्लास में कि जाइगोट जो होता है वो डेवलप करके क्या बनाता है, जाइगोट डेवलप करके बनाता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बाद में डेवलप करके क्या बना देगा, एम्ब्रियो बाद में डेवलप करके ये बना देगा आपको जा करके सीड, एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन होता है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय माइटोसिस डिवीजन लगातार होते रहता है। तो आप इस पिक्चर को ज़रा ध्यान से देखिए, जो पिक्चर मैं जूम कर रहा हूँ बीच में सेंटर में जाइगोट लिखा गया है, जाइगोट के बगल में जो एक और सेल दिखाया गया है वहाँ पे दो सेल है, एक को हम लोग बोलते हैं सस्पेंसर सेल, है ना, सस्पेंसर सेल बोलते हैं, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि फर्स्ट डिवीजन होता है तो एक सस्पेंसर सेल बनाता है। यहाँ पे ऊपर में देखिएगा सेकंड पॉइंट में, सेकंड जो है वो हैंड का निशान से उंगली से दिखाया जा रहा है। फर्स्ट डिवीजन ऑफ oospore इज ट्रांसवर्स, और ये ट्रांसवर्स होता है और ये प्रोड्यूस करता है, ध्यान से देखिएगा ज़रा, है ना, फर्स्ट डिवीजन, तो ये प्रोड्यूस करता है बेसल सेल, या उसी का दूसरा नाम होता है सस्पेंसर सेल, बेसल सेल का दूसरा नाम होता है सस्पेंसर सेल। एंड द अदर सेल इज कॉल्ड एपिकल सेल या टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। ठीक है, दो सेल होते हैं, एक को बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल और दूसरे को बोलते हैं बेसल सेल। एम्ब्रियोनल सेल का टर्मिनल सेल भी नाम होता है, एपिकल सेल भी नाम होता है। दूसरा होता है बेसल या सस्पेंसर सेल। बेसल सेल या सस्पेंसर सेल जो होता है, बेसल सेल एंड एम्ब्रियोनल सेल, ये साइमल्टेनियसली डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिवीजन हो गया, अब आगे डिवीजन होते जा रहा है, ऊपर की तरफ सस्पेंसर चलते जा रहा है, नीचे एक एम्ब्रियो बन गया, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो आपको क्या याद रखना है, सीक्वेंस याद करना है। पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना है, फिर उसके बाद देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है हार्ट शेप एम्ब्रियो, और उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो, और फिर बाद में जो फाइनली ये वाला जो डायग्राम है, देखिए मैं यहाँ पे जो जूम करके दिखा रहा हूँ डायग्राम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर योर नीट पर्पस। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये लेबलिंग करने के लिए आता है, कहाँ प्लीम्यूल लिखा गया है, कहाँ पे कोटाइडल लिखा गया है, हाइपोकोटाइल, रेडिकल और रूट कैप, ये सब का पोजीशन जरूर याद रखिएगा, ABCD करके ऑप्शन में लेबलिंग करने के लिए दे सकता है। ये जो सारी प्रोसेस दिखाया जा रहा है, ये टिपिकल एंजियोस्पर्म एक डाइकोट में दिखाया जा रहा है। हम आपको बताएं कि टिपिकल एंजियोस्पर्म की जब भी बात हो तो कैप्सेला का एग्जाम्पल देना है। कैप्सेला का देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कैप्सेला का एग्जाम्पल दिया गया है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो एक सीक्वेंस जरूर याद रखेंगे, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में सबसे पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। मैच्योर एम्ब्रियो को हम लोग टॉर्पेडो एम्ब्रियो भी कहते हैं, टॉर्पेडो। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है टॉर्पेडो, आप अगर जूम कर रहा हूँ तो टॉर्पेडो आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, टॉर्पेडो एम्ब्रियो, है ना। टॉर्पेडो को ब्रैकेट में लिखा गया है मैच्योर एम्ब्रियो, यह आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर जब मैं जूम कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऊपर में एक दिखाई दे रहा होगा सस्पेंसर, है ना, सस्पेंसर ये दिखाई दे रहा होगा सस्पेंसर सेल, है ना। इसमें पूछा जाता है कभी कभी सेल की संख्या कितना होता है, तो ये आपको पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे लिखा गया सस्पेंसर सेल डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स फ्यूजन फॉर्मिंग, कितना लिखा गया है 6 to 10 सेल, है ना, 6 से 10 सेल तक हो सकते हैं सस्पेंसर में, ये बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। अभी ये ग्रास में एम्ब्रियो है, तो ग्रास में जो एम्ब्रियो होता है, ग्रास इज ए मोनोकॉट प्लांट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हमको देखना है। तो ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम को आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, इसको कल के क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा इसके बारे में। ठीक है, ऊपर में दिखाया गया है स्क्यूटेलम, ये डायग्राम आपको लेबलिंग करने के लिए आएगा। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ग्रास एम्ब्रियो दिखाया गया है ना। कोलियोप्टाइल का पोजीशन कहाँ पे दिखाया जा रहा है, सूट एपेक्स के ऊपर में कोलियोप्टाइल होता है ना, सूट एपेक्स के ऊपर में कोलियोप्टाइल होता है, ये जरूर याद रखेंगे। और यहाँ पे रूट कैप दिखाया गया है, रूट कैप के ऊपर में कोलियोरिजा है। ठीक है, तो कोलियोप्टाइल जो होता है वो सूट के ऊपर में होता है, सूट एपेक्स के ऊपर में, और रूट एपेक्स के ऊपर में कोलियोरिजा होता है, उसके नीचे रेडिकल है। तो रेडिकल के तरफ में कोलियोरिजा, और प्लीम्यूल जो सूट एपेक्स का फॉर्मेशन किया है उसके तरफ में कोलियोप्टाइल हो गया। ठीक है, बीच में दिखाया जा रहा है ना, इपीब्लास्ट, है ना। इपीब्लास्ट क्या है, कोटिलिडन जो है वो रिड्यूस कर गया, क्योंकि ये मोनोकॉट है ना, डाइकॉट तो प्लांट है नहीं, तो इसमें पूरा का पूरा जो होता है वो एंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाता है।
मतलब सारे एंडोस्पर्म नहीं बचे हुए रह जाएंगे, कुछ तो एंडोस्पर्म कंज्यूम होंगे, तो ये एंडोस्पर्मिक सीड होता है, एक एल्बुमिनस सीड, ठीक है। और कुछ कुछ पौधे तो मोनोकॉट ऐसे होते हैं जिसमें कि बहुत सारे एंडोस्पर्म होते हैं। कुछ डाइकॉट में भी एक्सेप्शन है, पर वो दूसरे चैप्टर का पार्ट है, हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में मैं बता दिया, ठीक है। कल थोड़ा इसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा। आगे क्वेश्चन जो मैं बताया था वो सारे क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि इन द ग्रास फैमिली कोटिलिडन इज कॉल्ड एस्क्यूटेलम। तो सिंगल कोटिलिडन जो होता है ये ग्रास फैमिली में बोल लीजिए, या एनसीईआरटी में भी दिखाया गया है, मेज के प्लांट में बोलिए, मेज भी जो होता है वो सिंगल कोटिलिडन को शो करता है। तो जो सिंगल कोटिलिडन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्क्यूटेलम। यहाँ पे सिंगल कोटिलिडन जो होता है वो एस्क्यूटेलम ऊपर दिखाया जा रहा होगा, ऊपर के डायग्राम में आप देखिए एस्क्यूटेलम लिखा गया सबसे टॉप पे, देखिए डायग्राम में एस्क्यूटेलम। सो एस्क्यूटेलम इज कॉल्ड व्हाट, इट इज़ द सिंगल कोटिलिडन, सिंगल कोटिलिडन का एस्क्यूटेलम बोलते हैं, ठीक है। इट्स सिचुएटेड टुवार्ड्स द वन साइड, लेटरल साइड में सिचुएटेड है, एम्ब्रियोनल एक्सिस पे वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। रूट कैप के ऊपर में क्या है वो आपको पता है, बस वही है, रूट कैप के ऊपर में कोलियोरिजा है, रूट कैप के ऊपर में कोलियोप्लास्ट है, रिड्यूस्ड ये। तो ये जो स्ट्रक्चर में मैंने समझा है वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, इसमें कुछ भारी बात नहीं है, इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजिंग होता है उसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो देखिए ओवरी जो होता है वो चेंज करके क्या बना देता है, फ्रूट। ओवरी विल चेंज इनटू द फ्रूट। ओव्यूल चेंज करके क्या बना देगा, सीड। ओव्यूल क्या बना देगा, सीड, है ना। सीड का क्या डेफिनेशन था, सीड जो होता है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, ठीक है। एंड मैच्योर या राइपेंड ओवरी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर हो गया ओवरी वॉल। ओवरी का वॉल जो होता है वो पेरिकार्प होता है, मैं क्लास में पढ़ाते समय बताया था, आप देखिएगा एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया गया है, मैंगो का जो डायग्राम है उस पर पेरिकार्प लिखा गया है। और पेरिकार्प में 3 लेयर होता है, एपीकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, ठीक है। तो मैंगो का कौन सा पार्ट एडिबल होता है, एपीकार्प की, मेसोकार्प की, एंडोकार्प। तो बीच में जो फ्लेसी मेसोकार्प होता है दैट इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। फिर आगे दिखाया गया है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट मतलब जो जैसे कि आपने देखा कि ओवरी के ऊपर में जैसे कि कवर है, उसी प्रकार से ओव्यूल के ऊपर में कोट होता है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल कोट। और बाद में ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी का नाम हो जाता है सीड कोट। तो सीड कोट में दो सीड कोट होता है, एक आउटर इंटेगुमेंट होता है और एक इनर इंटेगुमेंट होता है। जरूरी नहीं है कि सारे ही प्लांट में जो होता है वो आउटर और इनर इंटेगुमेंट प्रेजेंट रहे, कुछ में आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं, किसी में एक होता है, किसी में दोनों एब्सेंट होता है। तो यूनिटेगमिक, बाईटेगमिक या एटेगमिक, वो डिफरेंट कंडीशन होते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आउटर इंटेगुमेंट को हम लोग बोलते हैं टेस्टा। टेस्टा जैसे कि आपने चना को देखा होगा, तो चना का जो ऊपर में कोट होता है, जो ब्राउन कलर का जो कवर होता है, थोड़ा थिक होता है, हार्ड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टा, ठीक है। इनर जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेगमेन। इनर जो होता है वो टेगमेन होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, पोमग्रेनेट जो होता है, पोमग्रेनेट जो अनार होता है उसका टेस्टा जो होता है वो एडिबल होता है। टेस्टा जो होता है वो एडिबल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आता रहता है, मैं आपको एमसीक्यू वगैरह करवाते रहता हूँ, तो उसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हो गया न्यूसेलस। न्यूसेलस तो आपको पता है कि जो ओव्यूल आपने बनाया था, अभी तो यहाँ स्ट्रक्चर मैं नहीं बना सकता क्योंकि पेंसिल का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, पेन का ऑप्शन नहीं दिया गया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो यहाँ न्यूसेलस जो हो गया, आपको पता है, आपने क्लास किया होगा, तो जो न्यूसेलस जो होता है वो ओव्यूल के अंदर में जो डिप्लॉयड सेल्स भरे हुए होते हैं उनको हम न्यूसेलस बोलते हैं। अब ये न्यूसेलस क्या होगा कि सारे न्यूसेलस होते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूसेलस होता है, सब डिप्लॉयड सेल होता है। अब इसमें से कोई एक जो न्यूसेलस होगा जो माइक्रोपाइल की तरफ होता है ना, वो जाकर के क्या हो जाएगा, डेवलप करके मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा। मेगास्पोर मदर सेल से फिर आगे जानते हो कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, और तो अब बाकी सब जो न्यूसेलस होते हैं वो डीजेनरेट कर जाएंगे। तो ये लिखा गया है डीजेनरेट, समटाइम प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेरिकार्प, और कभी कभी वो पेरिकार्प के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं, देखते हैं सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल। सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल के बारे में आपको पता है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद फिर सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल का काम कुछ भी नहीं होता है। सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल जो होता है, देखो आपको मैंने बताया था कि सिनर्जिड जो होता है जैसे ही पोलन ट्यूब का एंट्री होगा तो एक सिनर्जिड तो उसी समय खत्म हो जाएगा, बाकी बचा दूसरा सिनर्जिड। तो दूसरा सिनर्जिड जो होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद खत्म हो जाता है। फिर एंटीपोडल सेल जो होता है ऊपर की तरफ, जैसे मैंने कैलेजा की तरफ दिखाया था, एंटीपोडल सेल होता है, ठीक है। तीन एंटीपोडल सेल होते हैं, वो सब डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है। हाइलम के बारे में हमने बताया था कि हाइलम जो होता है,
हाइलम ऑफ ओव्यूल, तो हाइलम के बारे में बताया था कि हाइलम ऑफ ओव्यूल जो होता है ये एक पॉइंट है जहाँ पे ओव्यूल जो होता है वो फ्यूनिकल के द्वारा कनेक्ट होता है। आप डायग्राम देख लीजिएगा, फ्यूनिकल जहाँ से कनेक्ट हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइलम। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है, सबको पता है। फ्यूनिकल ऑफ ओव्यूल क्या होता है? जो डंटी होता है, डंटी होता है एक स्टॉक होता है जो फ्यूनिकल जो जिसको फ्यूनिकल कहते हैं, वो ओव्यूल और ओवरी को कनेक्ट करता है, ओवरी वॉल से कनेक्ट होता है ओव्यूल विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल बता दिए थे। माइक्रोपाइल का मतलब जो होता है जहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। तो माइक्रोपाइल जो होता है वो सीड के ऊपर में माइक्रो, आप देखो चना के सीड में दिखाया गया है एनसीईआरटी में, है ना, मार्फोलॉजी वाला चैप्टर में आप जाओगे तो दिखाया गया है। तो माइक्रोपाइल का पोजीशन कहाँ पे है, अगर आप देखिए डायग्राम को तो आपको क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर कैलेजा हो गया। तो कैलेजा तो पता ही है, ओव्यूल का जो बैक वाला पार्ट होता है उसको कैलेजा बोलते हैं, ठीक है। बेसल पार्ट जो होता है वो कलेजा होता है। तो कलेजा ऑफ सीड में कन्वर्ट हो जाता है कलेजा ऑफ ओव्यूल में, ठीक है। ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर कुछ प्लॉइडी लेवल दिया गया है। तो प्लॉइडी लेवल जो है वो आपको याद रखना है। देखिए जाइगोट हो गया, एम्ब्रियो, रेडिकल, प्लीम्यूल, कोटिलिडन, न्यू सेलस, इंटेगमेंट, माइक्रोपाइल मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, मेगास्पोर मदर सेल, ओवरी वॉल, फ्रूट वॉल, कार्पेल्स, सेपल, पेटल, स्टेमेंस, लीफ, रूट, स्टेम, ये सब डिप्लॉइड होते हैं। सबका प्लॉइडी लेवल 2n है, ठीक है। एन प्लॉइडी लेवल किसका होता है? तो वो याद रखना माइक्रोस्पोर का, जिसको पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ट्यूब जो होता है, जनरेटिव सेल्स हो गया, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेगास्पोर, एम्ब्रियो सैक, सिनर्जी, टेंटिपोडल सोल, पोलर निकले, ये सब हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ये सब हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड हो गया। और 3n किसका होता है? एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म में मैंने बताया था कि 3n होता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म का भी याद रखिएगा, किसका प्लॉइडी लेवल 2n है, किसका 3n है, किसका n है। तो n और 2n वाले बहुत सारे हैं, उनको आप याद रखिएगा। 3n में मैं आपको बता ही दिया था कि एंडोस्पर्म होता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, उसको याद रखिएगा। ऊपर में मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन दिया हूँ क्वेश्चंस का, कि नंबर ऑफ माइटोसिस, नंबर ऑफ मियोसिस क्या होता है। क्वेश्चंस बॉक्स में आपको मैं भेज चुका हूँ, पीडीएफ में मैं आपको क्वेश्चन भेज चुका हूँ। उसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे है, कि मैंने बताया था कि 200 जाइगोट अगर बनाना है साइपेरस में तो कितनी बार माइटोसिस और कितनी बार मियोसिस होगा। तो साइपेरस में जो होता है वो एक साइपेरस, देखो एंजियोस्पर्म है, साइप्रस अलग चीज़ होता है। साइप्रस जिम्नोस्पर्म था और साइपेरस जो है वो एंजियोस्पर्म है। तो हमने बताया था कि साइपेरस में एक पोलन मदर सेल जो होता है वो एक ही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक पोलन मदर सेल जो है वो एक का बनाएगा तो 200 से 200 बनेगा माइक्रोस्पोर, है ना। तो 200 बार मियोसिस हो गया, है ना। और एक माइक्रोस्पोर को मेल गैमेटोफाइट बनने में 2 बार माइटोसिस होता है, ये सब बता चुका हूँ आपको। एक बार 2 सेल स्टेज बनेगा, फिर 3 सेल स्टेज बनेगा। तो 400 माइटोसिस इधर हो गया, इधर भी 200 मियोसिस हो गया मेगास्पोर के लिए। और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनने में 3 बार माइटोसिस होता है। तो 600 इधर हो गया। तो 6 और 4 10, है ना। तो 1000 माइटोसिस हो गया और 400 मियोसिस हो गया, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो गया। क्वेश्चन आपको भेज चुका हूँ। ब्रिंजल में आपको मैं पूछा था कि ब्रिंजल में क्या है कि जो है वो आपको बताना था कि कितने फ्लावर होंगे। तो पोलन ग्रेन की संख्या दी गई थी। तो पोलन ग्रेन 11,500 था, ठीक है। उसको 4 से डिवाइड किया, पीएमसी का संख्या निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने देखा था कि आपको निकालना था पोलन सैक। तो पीएमसी में 10 पोलन सैक 10 से डिवाइड कर दिए, है ना। तो ये पोलन सैक का संख्या निकल गया, फिर एंथर का संख्या, फिर फ्लावर का संख्या। ये सब पूरा आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सब सॉल्यूशन दिया गया है। मस्टर्ड में निकाले थे, तो मस्टर्ड में जो होता है वो 6 एंथर होता है। तो टोटल एंथर जो होगा 36 हो जाएगा, क्योंकि 6 है ना, 6 एंथर होता है ना। अब 6 प्लांट रहेगा, 6 एंथर होता है तो 6 फ्लावर रहेगा, तो 36 हो जाएगा। फ्लावर का संख्या दिया गया था क्वेश्चन में, ठीक है। पोलन सैक निकल गया यहाँ से, 36 में से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोलन सैक निकल जाएगा, क्योंकि एक एंथर में 4 पोलन सैक होता है ना। तो इसलिए 36 एंथर है, तो कितना पोलन सैक निकल गया? 144 हो गया, 144 हो गया। अब 144 में आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको बताया गया था 20 MMC था, है ना। तो आपको ये निकल गया 2800 इतना। अब टोटल पोलन ग्रेन की संख्या निकालनी थी, तो पोलन ग्रेन आपको पता है कि पोलन ग्रेन कितना हो जाएगा। तो 2800 इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 1 MMC से कितना पोलन ग्रेन बनता है? 4 बनता है ना। तो 4 बनता है, तो आपको पता है कि जितना पोलन मदर सेल है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से यहाँ पे पोलन मदर सेल जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आंसर आ गया? 2880 से
4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1120 आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चंस को माय डियर स्टूडेंट्स सोल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ये पूरा आपको इसमें दिखाया था मैंने, ये सारी चीज़ मैं बता दिया, इसमें आप पूरा देख लीजिएगा। आज का क्लास में यही मैंने बताया था। फिर अगले क्लास के लिए हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आगे पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत होगा तो हम बात करेंगे। थैंक यू।